20 फरवरी साल 1996 की बात है। सुबह के लगभग 10:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। मध्य प्रदेश के रीवा सेंट्रल जेल में जो सरकारी आवास बने हुए थे, अधिकारी जहां पर रहते थे, वहां से एक चीखने की आवाज आती है। वो बहुत पूरी ताकत के साथ चीख निकली थी और इस चीख को सुना था सहायक जेलर की एक पत्नी होती हैं, उनकी बेटी होती है। माँ और बेटी आपस में बातचीत कर रही थी और बातचीत करने के दौरान माँ अपनी बेटी से पूछती है कि बेटा, क्या तुमने भी चीखने की आवाज़ सुनी जैसे मैंने चीखने की आवाज़ सुनी? बेटी कहती है, हाँ मम्मी, मैंने भी चीखने की आवाज़ सुनी, लेकिन ये चीख किसकी थी मुझे कुछ नहीं पता। माँ और बेटी दोनों अपने क्वार्टर से बाहर निकलती हैं और क्वार्टर से बाहर निकलने के बाद जब वो गली में देखती हैं या आसपास जितने भी सरकारी क्वार्टर बने हुए थे ऑफिसरों के, उधर देखती हैं, लेकिन कहीं से कोई मूवमेंट नहीं था, कहीं से कोई हलचल नहीं थी। हालांकि इस बीच में एक कुत्ता जरूर भौंका था, लेकिन वो कुत्ता भौंकने के बाद वो भी एकदम से शांत हो जाता है। इसके बाद माँ और बेटी इंतजार करती रहती हैं, देखती रहती हैं, लेकिन कोई हलचल नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कोई चीख नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं। तो उन्हें लगता है कि शायद कोई बच्चे खेल रहे होंगे, इसलिए बच्चों में से खेलने में ही किसी की चीख निकली होगी। वो माँ और बेटी दोनों अपने कमरे में आती हैं। अपने कमरे में आने के बाद अपना काम निपटाना शुरू कर देती हैं, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि सहायक जेलर की एक बेटी, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है, वो बेटी घर में अकेली मौजूद थी और इसी बीच में उसी की चीखने की आवाज़ें थी। ये चीख पहले तो सुनी इन माँ बेटी ने, जो कि ये भी सहायक जेलर अधिकारी की पत्नी हो और बेटी होती है, और फिर इसके बाद इस चीखों की जो पूरी गूंज थी वो पूरे मध्य प्रदेश ने सुनी। मध्य प्रदेश से होती हुई ये चीखें सीधे पहुंच जाती हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के बाद इस चीख की जो आवाज़ थी, इस चीख की जो गूंज थी, वो राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के कानों तक नहीं पहुंच पाई। काश उनके कानों तक पहुंचती, तो जिसकी वजह से उस लड़की की चीख निकली थी, तो शायद उन्हें फांसी के फंदे पर लटकता हुआ पूरा देश देखता, पूरा देश सुनता, और इस कहानी को फिर इतिहास के पन्ने में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। लोग इसके बारे में जानते कि आखिरकार क्या मामला था। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो चीख किसकी निकली थी, चीख किसकी वजह से निकली थी, अगर उस कहानी में आगे होता क्या है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। 21 फरवरी साल 1996 की ये बात है। मध्य प्रदेश के सेंट्रल रीवा जेल की बात है। वहां पर रीवा सेंट्रल जेल में जो आवासीय परिसर बने हैं, आवास बने हुए हैं सरकारी अधिकारियों के, तो ये सहायक जेल अधिकारी होते हैं। हम उनका नाम, उनका पता, उनके बारे में पूरी डिटेल में तो नहीं बताएंगे, लेकिन जो सहायक जेल अधिकारी होते हैं तो उन्होंने अपनी गाय को चारा डालने के लिए जैसे सुबह सुबह उठते हैं, तो उठने के बाद वो अपने घर के, अपने क्वार्टर के ठीक पीछे जाते हैं, जहां उन्होंने एक पशुशाला बनाई हुई थी। उस पशुशाला में वो गाय पालते थे, गाय का दूध पीते थे, और इसीलिए उन्होंने अपने यहाँ पर पशुशाला बनाई हुई थी। जैसे वो वहाँ पीछे पहुँचते हैं अपने क्वार्टर के पीछे, वो देखते क्या है कि जो उनके घर के पीछे जो एक सेफ्टी टैंक बना हुआ है, उस सेफ्टी टैंक पे जो स्लेब पड़ा हुआ था, वो स्लेब हटा हुआ था। तब तक दिन निकला हुआ था, दूर की चीज़ें भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि साफ सुथरा हो चुका, सुबह सुबह का ये वक्त था। उन्होंने जो सेफ्टी टैंक में झांकने की कोशिश की, वो देखते क्या है कि उनकी ही बेटी का एक नीले रंग का फ्रॉक था, जो उस सेफ्टी टैंक में आराम से तैर रहा था। इसी बीच में वो एकदम से घबरा जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार करें तो क्या करें। यहाँ इधर उधर देखते हैं, इधर उधर देखने के बाद सीधे अपने क्वार्टर में पहुंचते हैं। क्वार्टर में पहुंचने के बाद फ़ोन लगाते हैं। लैंडलाइन का ज़माना था, लैंडलाइन फ़ोन से फ़ोन करते हैं सिविल लाइन्स थाने में, और एसएचओ को कहते हैं कि एसएचओ साहब, जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ रीवा सेंट्रल जेल के परिसर में, जहाँ पर सरकारी क्वार्टर बने हुए हैं, आवास बने हुए हैं, आप यहाँ पे आ जाइए। जैसे ही एसएचओ साहब को ये सूचना मिलती है, एसएचओ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। मौके पर आने के बाद वो पूछते हैं कि आखिरकार मामला क्या है, बात क्या है। वो कहते हैं कि साहब, मेरा जो सरकारी क्वार्टर नंबर 2 है, उसके पीछे एक सेफ्टी टैंक है, सेफ्टी टैंक में उनकी बेटी का फ्रॉक तैर रहा है। जैसे ही वो देखा जाता है, उसके बाद फिर सफाई कर्मचारियों की टीम बुलवाई जाती है और सफाई कर्मचारियों की टीम को उस सेफ्टिक टैंक में उतारा जाता है। इसके बाद वो फ्रॉक भी निकाला जाता है। फ्रॉक के साथ साथ देखा जाता है कि जो सहायक जेलर होता है, उसकी बेटी होती है, उसकी बेटी की लाश उसके अंदर ही पड़ी हुई थी। उस लाश को बाहर निकाला जाता है, और जैसे ही लाश को बाहर निकाला जा रहा था, तभी बेटी के पैर में बेटी की साइकिल अटक जाती है। वो भी साइकिल उसी सेफ्टिक टैंक में पड़ी हुई थी। इसके बाद फिर उस लाश को निकाला जाता है, साइकिल निकाली जाती है, और साइकिल निकालने के बाद इस मामले की फिर पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल में जुट जाता है। जैसे जांच पड़ताल में जुटता है, तो पता चलता है कि जो सहायक जेलर साहब हैं, वो भी यहीं रहते हैं। उनकी पत्नी है, उनकी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। लेकिन जब उनकी बेटी गायब हुई थी, तब ना घर पे वो खुद थे, ना उनकी छोटी वाली बेटी थी। पत्नी और बेटा जो होता है, वो ससुराल गए हुए थे, यानी कि बच्चा था वो अपनी नानी के घर गया हुआ था। कहानी को शुरू इस तरह से होती है कि 20 फरवरी साल 1996 की सुबह 7:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। जो सहायक जेलर साहब होते हैं, उनकी
बेटी होती है छोटी वाली, जिसकी उम्र लगभग 12 साल के आसपास होती है, वो सुबह तैयार होती है। तैयार होने के बाद वो स्कूल चली जाती है, विद्यालय चली जाती है। जब सुबह के 9 बजते हैं तो सहायक जेलर साहब जो होते हैं वो भी तैयार होते हैं, और तैयार होने के बाद सुबह 9 बजे वो अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। जो उनकी 16 साल की बेटी है, जो बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रही थी, अब वो विद्यालय नहीं जा रही थी, बोर्ड की परीक्षा की तैयारी वो अपने ही घर से कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो बेटी अपने घर पे अब अकेली रह जाती है, लेकिन इसी बीच में एक गार्ड है, जो गार्ड रोज ही यहाँ पर आता है, यहाँ के घर की साफ सफाई करता है, यहाँ के घर में जो चीज़ों को व्यवस्थित करता है, सब कुछ देखभाल करता है। इसका नाम होता है मोलाई राम। मोलाई राम गार्ड यहाँ पर पहुँच जाता है, और उसके बाद वो अपने कमरे की जो सहायक जेलर साहब का कमरा होता है उसकी साफ सफाई में जुट जाता है, उसमें लग जाता है। कुछ देर के बाद यहाँ पर एक सजा याफ्ता कैदी होता है, जिसका नाम संतोष कुमार होता है। संतोष कुमार भी आता है, और उसका काम था माली का काम, चाहे वो गाय की सेवा करना हो, गाय के लिए चारे की व्यवस्था करना हो, या फिर पीछे जहाँ पशु पाले जा रहे थे वहाँ की साफ सफाई करना हो, वो अपने काम में जुट जाता है। और अपने काम में जुटने के बाद ये सुबह 10:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, एक चीख की आवाज़ सुनाई देती है। जो चीख की आवाज़ सुनाई देती है, पास में ही जो दूसरा क्वार्टर है जहाँ पर दूसरे एक जेल के अधिकारी रहते हैं, उनकी पत्नी और उनकी बेटी ने वो आवाज़ सुनी, और आवाज़ सुनने के बाद वो वहाँ तक आती भी हैं, आके देखती भी हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई किस तरह की हलचल नहीं, किस तरह का कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए माँ और बेटी वापस लौट जाती हैं। लेकिन करीब करीब 1 घंटे के बाद फिर ये लगभग 11:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, जिस लड़की ने, जिसकी माँ ने ये चीखों की आवाज़ सुनी थी, वो बेटी अपने घर से एक ऑडियो कैसेट लेती है। ऑडियो कैसेट लेने के बाद सीधे उसी घर के दरवाजे पर पहुंच जाती है, और दरवाजे पर पहुंचने के बाद कहती है कि मैं अपनी सहेली से मिलने के लिए आई हूँ। लेकिन यहाँ पर एक जो गार्ड और एक दूसरा जो एक कैदी था, वो जो घर में काम कर रहा था, उन्हीं में से एक आता है। सामने आने के बाद वो कहता है कि बेटा क्या बात है, तुम्हें किससे मिलना है, क्या? तो लड़की बताती है कि मैं अपनी सहेली से मिलने के लिए आई हूँ, ये एक ऑडियो कैसेट है, मैं इसे वापस करने के लिए आई हूँ। जैसी ऑडियो कैसेट वापस करने वाली बात आती है तो कहते हैं कि जो उनकी बेटी है जेलर साहब की, वो यहाँ पर नहीं है, वो अपनी सहेली के पास साइकिल लेकर यहाँ से चली गई है। वो जब आ जाएगी तब आप आना, और आने के बाद जो भी आप उसको देना चाहते हैं देकर चले जाना। जैसे ये बात कही जाती है, उसके बाद फिर वो चले जाते हैं। दोपहर के लगभग 12:30 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। जो छोटी वाली बेटी स्कूल पढ़ने के लिए गई थी, फिर वो भी आ जाती है। वो आती है तो उसके बाद फिर पूछा जाता है, वो गार्ड से पूछती है कि दीदी कहाँ पर है। गार्ड ने भी वही बात बताई, और जो दूसरा कैदी वहाँ पर काम कर रहा था उससे पूछा जाता है तो उसने भी एक ही बात बताई कि तुम्हारी जो बहन है वो साइकिल लेकर अपनी सहेली से मिलने के लिए गई हुई है। इस बीच में वो लड़की अपने काम में जुट जाती है, जो भी अपना काम था, आराम था या खाना पीना जो भी कुछ करना था, वो अपने काम में लग जाती है। शाम के जब 6 बजते हैं, ये गार्ड और दूसरा जो कैदी होता है वो 1 बजे तक यहाँ काम करते हैं, और 1 बजे के बाद अपने वापस चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें सुबह 10 बजे आना होता है, और 10 बजे आने के बाद वो दोपहर 1 बजे तक काम करते हैं, और 1 बजे तक काम करने के बाद फिर वो अपने चले जाते हैं जहाँ उनको जाना होता है। इसके बाद शाम के जब 6 बजते हैं तो जेलर साहब अपने घर आते हैं, और घर आने के बाद छोटी वाली बेटी दिखाई देती है, और जब छोटी वाली बेटी दिखाई देती है तो उससे पूछते हैं कि बेटा तुम्हारी बड़ी बहन कहाँ है? तो वो कहती है कि पापा वो अपनी सहेली से मिलने के लिए गई हुई है, जब मैं आई थी तभी उन्होंने बताया, गार्ड अंकल ने, कि वो साइकिल से गई हुई सहेली से मिलने के लिए। लेकिन यहाँ पर जब बेटी शाम तक वापस नहीं आती है, तब जो पिता की चिंता बढ़ जाती है। चिंता बढ़ने के बाद जहाँ जहाँ वो जा सकती थी, जो उसकी सहेली थी, उनके पिता उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या मेरी बेटी तुम्हारे पास आई है? सबसे बारी बारी से पूछा जाता है, लेकिन सब के सब मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं कि नहीं जी, आपकी बेटी तो यहाँ पर नहीं आई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस की सूचना के साथ साथ जो जेल में काम करने वाले कर्मचारी थे, उन सभी से बातचीत की जाती है, जिनकी ड्यूटी रहती है उनसे बातचीत की जाती है, लेकिन उस बेटी का कहीं भी कुछ अता पता नहीं चलता है। इसके बाद पूरी रात उस लड़की को तलाशा जाता रहता है, ढूंढा जाता है, आसपास का जो इलाका था वो छाना जाता है, लेकिन उस लड़की का कहीं भी कुछ अता पता चलता ही नहीं है। अब दिन निकल आता है, पुलिस वाले जो होते हैं वो भी घर अपने निकल जाते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं वो भी आराम करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उनको याद आता है कि जो गाय है वो भूखी होगी, उसके लिए चारे की व्यवस्था कर दी जाए। और जैसे ही गाय को चारा डालने के लिए वो पहुंच जाते हैं, अपने घर के पीछे जो क्वार्टर जो एरिया बना हुआ है जहाँ पशु पलते हैं, वहाँ जाके जब सेफ्टी टैंक में देखा जाता है तो उसके बाद फिर उनकी नींद टूट जाती है, वो एकदम से सख्ते में आ जाते हैं। पुलिस आती है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस ने उस मोलाई राम को भी अपनी हिरासत में लिया, और साथ ही जो कैदी होता है उसको भी हिरासत में लिया, और हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने उनसे सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया। जब पुलिस उनसे सख्ती से पूछताछ कर रही थी, पूछताछ करने के बाद उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें इकट्ठी कराई, जैसे कि तौलिया थी, रुमाल था,
अंडरवियर मिल जाता है और खादी के कपड़े होते हैं वो मिलते हैं जो जेलर साहब होते हैं उनके घर में ही, और जो घर में वहाँ रखे गए थे जहाँ पर पशु का चारा रखा जाता था, जब उनकी निशानदेही के आधार पर मिल जाता है। इसके बाद पुलिस ने बारीकी से यानी कि फोरेंसिक टीम की मदद से जब देखना शुरू किया है, पड़ताल करना शुरू किया है, जो जेलर साहब का रूम था उसमें एक बेड होता है, बेड के अंदर एक मनुष्य इनके इंसान के सीमन भी मिल जाते हैं और इंसान का ही वहाँ पर ब्लड भी पड़ा हुआ था। इसके बाद एक एक कड़ी को जोड़ना शुरू कर दिया जाता है, और जब एक एक कड़ी को जोड़ा जा रहा था तो पता चल जाता है कि इन दोनों ने आरोपियों ने मिलकर, एक गार्ड ने और दूसरा उस कैदी ने मिलकर इस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया था, उसके साथ गंदा काम किया था। और जब उन्हें यह एहसास हो गया कि ये बात खुल जाएगी, तब उन्होंने उस लड़की का गला घोंटा। गला घोंटने के बाद उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उसकी लाश को वहाँ से बाहर लेके जाने की कोई संभावना ही नहीं थी, क्योंकि वो जो क्वार्टर बने हुए थे वो जेल परिसर के अंदर बने हुए थे, उस लाश को छुपा पाना बहुत ही मुश्किल काम था। इसलिए उन्होंने जो घर के पीछे सेफ्टिक टैंक बना हुआ था, उस सेफ्टिक टैंक की जो स्लैब था उसको हटाते हैं। हटाने के बाद उस लड़की की लाश को उसके अंदर डाल दिया जाता है। साथ ही जो उसकी साइकिल थी, साइकिल को भी डाल दिया जाता है। अगर कोई पूछेगा तो कह देंगे कि लड़की किसी से मिलने के लिए गई हुई है। जब उन दोनों की निशानदेही के आधार पर पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करने के बाद इस मामले की चार्जशीट लगाई जाती है, और चार्जशीट लगाने के बाद ये मामला निचली अदालत में पहुंचता है। तो ये तारीख आती है 18 फरवरी साल 1997 में। इन दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि इस केस को बहुत ही हीनियस माना गया था, गंभीर माना गया था, और इस केस की गूंज उन दोनों पूरे मध्य प्रदेश में सुनाई दी थी। हर व्यक्ति ने इस बारे में बातचीत की थी, घर घर में इस बात की चर्चा हो रही थी कि जेल परिसर के अंदर एक बड़े अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी की बेटी के साथ उनके नौकर ने और एक कैदी ने इस तरह की हरकत की थी। जब ये बात लोगों को पता चलती है कि जो कैदी होता है उसने एक महिला का अपहरण किया था, और अपहरण करने के बाद उसने उसका बलात्कार भी किया था, उसके बाद वो लगभग 7 साल की सजा काटने के लिए इस रीवा की सेंट्रल जेल में आया हुआ था। उसके बाद भी लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, एहसास हो रहा था कि आखिरकार माली वाला काम उस कैदी से कराने की क्या जरूरत थी। लेकिन अधिकारी कई बार इनका अपने किसी निजी कामों में इस्तेमाल कर लेते हैं, और निजी कामों में इस्तेमाल करने के साथ साथ कोर्ट ने भी इस बात को माना कि इन्होंने विश्वासघात किया था, क्योंकि रोज सुबह 10 बजे आना, उसके बाद फिर 1 बजे चले जाना, और 1 बजे चले जाने के बाद फिर इस घर में उनके साथ जो व्यवहार होता था वो परिवार के सदस्य के जैसा व्यवहार होता था। लेकिन उन्होंने जिन बेटी के साथ किया वो वाकई अपना आप में सोचने पर मजबूर करने वाला था। मामला फिर हाई कोर्ट पहुंच जाता है, और जब हाई कोर्ट पहुंचता है तो 9 दिसंबर 1998 को हाई कोर्ट ने इनकी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा, और बरकरार रखते हुए कहा कि इन्हें फांसी के फंदे पर तब तक लटका के रखा जाए जब तक इन दोनों के प्राण ना निकल जाएं। इसके बाद फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फैसला आ जाता है 26 अक्टूबर साल 1999 को। और जैसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस निचली अदालत के और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि इन्होंने विश्वासघात किया है, जिसके घर में रहते थे, जहां जाते थे, उनके साथ काम करते थे। उन्होंने उस जो बेटी हाई स्कूल की परीक्षा की तैयारी कर रही थी, जिसकी माँ उस दिन घर पर नहीं थी, जिसका भाई उस दिन घर पर नहीं था, जिसका पिता ड्यूटी पर गया होता, उन्होंने इसके साथ विश्वासघात किया है। वो भी यही कहते हैं कि इनको फांसी के फंदे पर तब तक लटका के रखा जाए जब तक इनके प्राण ना निकल जाए। इसके बाद फिर उनके पास एक रास्ता होता है राष्ट्रपति के यहाँ अपील करने का। फिर राष्ट्रपति के यहाँ अपील की जाती है, और उन दोनों राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल ने इस मामले की सुनवाई की। न केवल इस मामले की सुनवाई की, ऐसा बताया जाता है कि लगभग 35 ऐसे मामले थे, 35 ऐसे मामलों में जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, उन फांसी की सजा वालों को आजीवन कारावास में बदल दिया था। और उसी केस में से एक केस ये था, काश राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने उस लड़की की चीखों को महसूस किया होता, जिस चीख को महसूस किया था एक अधिकारी की पत्नी ने, उनकी बेटी ने, और उस चीखों को फिर पूरे मध्य प्रदेश ने महसूस किया था। अगर राष्ट्रपति ने भी इसको महसूस किया होता तो इन दोनों आरोपियों मोलाई राम और संतोष कुमार को फांसी के फंदे पर लटकाने से कोई नहीं रोक सकता था। और इस बात की गूंज फिर पूरे देश भर में फैलती। फिर एक मैसेज जाता, एक संदेश जाता कि बुरे काम करने वालों के साथ कुछ ऐसा ही होता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और आप जाते जाते, ये हरियाणा के रहने वाली हैं शिवानी, और नासिक के रहने वाले हैं रिजवान अंसारी। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कासगंज के रहने वाले हैं राम गोपाल सिंह सोलंकी, आज इनकी शादी की सालगिरह है, इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें संजीला मुर्मू हैं, एडवोकेट सारिका मखीजा रुद्रपुर से, चीकू शर्मा, हेमंत कुमार, सावित्री विश्वकर्मा, कप्तान सिंह, हाशिम सिद्दीकी, राजीव बंसल, नसीम कैफ, कृपाल सिंह, निकिता सिंह, नीलेश प्रसाद, अंशु सक्सेना,
अनवर शेख, रहमत अली, मुन्ना कुमार यादव, अरमान खान, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।